तो वह धारा जिसकी समय के साथ दिशा बदलती है। दिशा कैसे बदलेगी? अगर मान लीजिए वो कुछ समय के लिए प्लस डायरेक्शन में है तो थोड़े समय के लिए माइनस में होगा, फिर प्लस में होगा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट की दिशा बदलेगी। अगर मान लीजिए करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है कुछ समय के लिए, तो उसके अगले ही सेकंड वो नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव, ये जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। क्रमिक रूप से जो दिशा बदलती है, इस कारण इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि जब दिशा, जो आप जानते हैं कि धारा जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, और यही डायरेक्शन अगर उसकी चेंज, हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव करंट यानी एसी कहेंगे। और यदि दिशा है, जो धारा की दिशा, उसमें कोई चेंज नहीं है, मान लीजिए हमारे पास जो दिशा है वो एक डायरेक्शन मारी और उसी डायरेक्शन में हमेशा चलती रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही। किसी भी एक डायरेक्शन में जो हमारी धारा की दिशा अगर उसी डायरेक्शन में चलती है, धारा जिसमें वो आई उसी में चलती है, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट करंट। तो करंट हमारे पास दो तरीके का हो गया, एक तो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास धारा एक डायरेक्शन में आई, उसके कुछ ही सेकंड बाद धारा नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, उसके बाद फिर दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगी। तो जैसे धारा जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में नहीं रहती, उसकी टाइम के साथ में लगातार डायरेक्शन बदलती, क्रमिक रूप से डायरेक्शन बदलती है, इसीलिए ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और यदि धारा हमें मिली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और लगातार उसी डायरेक्शन में धारा बनी रह रही है, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तब उसे हम डायरेक्ट करंट यानी डीसी कहते हैं। तो ये करंट हमारे पास दो तरीके का है जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। डीसी करंट भी यूज करते हैं। आपको जो बैटरी से करंट मिलता है, 12 वोल्ट के जो आप बैटरा जो होते हैं उनसे करंट मिलता है, वो करंट हमारे पास डीसी है, यानी कि उसमें धारा की दिशा है वो कभी भी नहीं बदलती है। और जो घरेलू जो उपकरण है, हमारे घर के अंदर जो करंट आता है वो हमारे पास एसी करंट है, इसमें धारा की दिशा है वो लगातार समय के साथ में बदलती रहती है। ठीक है, तो करंट दो तरीके का हो गया है। दिशा के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया करंट को, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है यहाँ तक? यस सर। कोई सर सवाल इसमें पूछना है सर बेटा? सबसे सबसे तेज करंट किसमें लगता है, डीसी में या एसी में? बेटा करंट तेज तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो करंट ज्यादा फील होगा हमारी बॉडी को। अब ये डिपेंड करेगा विद्युत धारा पे, उसमें विद्युत धारा कितनी आ रही है। दरअसल हम अगर देखें, बात करें तो जितना वोल्टेज होगा, हानिकारक की, हाँ हाँ, हानिकारक की अगर बात करें तो हानिकारक में डीसी करंट ज्यादा हानिकारक होता है, उसमें अमाउंट ज्यादा होता है एनर्जी का, लेकिन वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। अगर आप 12 वोल्ट डीसी लगा देंगे और 220 वोल्ट एसी लगा देंगे तो डीसी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 220 वोल्ट डीसी लगा दिया जगह तो वो ज्यादा हानिकारक हो जाएगा डीसी करंट। सर एसी और डीसी में, एसी जो है वो अट्रैक्ट करता है ना, या डीसी भी करता है अट्रैक्ट? अट्रैक्ट तो दोनों ही करते हैं, बस चेंज होती है तो हमें मौका मिल जाता है, यानी वाइब्रेशन की पोजीशन मिल जाती है, जबकि डीसी में वो पोजीशन नहीं मिलती। मतलब हमारे पास जो करंट आया एसी, उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज होने से हमें ऐसा महसूस होता है कि एक जगह फिक्स नहीं रहता हाथ, कभी वो पॉजिटिव में जाएगा कभी नेगेटिव में जाएगा, तो वाइब्रेशन जैसा फील होता है। तो उस समय हमारे पास एक मौका रहता है उससे दूर होने का, मतलब कुछ पल के लिए दूर होते हैं पास आते हैं, दूर होते हैं पास आते हैं, ऐसी पोजीशन बनती है एसी में। तो वो थोड़ा सा कम रिस्की होता है। और जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो चूंकि डीसी है, वो एक डायरेक्शन में चलेगा, एक डायरेक्शन में चलने के कारण वहां पर वो एक बार जो चिपक गया तो उससे वो चिपका ही रहता, हाथ वाइब्रेट नहीं हो पाता। ठीक है सर। डीसी करंट अगर वोल्टेज सेम है तो डीसी करंट ज्यादा घातक हो जाएगा। सर हाँ जी। सर, जो करंट प्राप्त हो रहा है वो डीसी है एसी? घरों में बेटा जो करंट आता है वो एसी आ रहा है, अल्टरनेटिव करंट। हाँ जी। सर इन्वर्टर वाला कौन सा होता है? इन्वर्टर से, जैसे बैटरी से इन्वर्टर में गई लाइट, उसके बाद घरों में जा रही है, वो डीसी होता है एसी? देखिए, बैटरी से जो इन्वर्टर में जाएगा वो तो डीसी जाएगा, बैटरी से इन्वर्टर में जाएगा वो डीसी होगा, और इन्वर्टर से घर में आएगा वो एसी होगा। जी ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे तो हमारे पास ये जो करंट है, इस करंट के हम कुछ विशेष पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। वो है हमारे पास सबसे पहले है कि जो करंट की आप बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट है या डायरेक्ट करंट, इसके सोर्स कौन कौन से हैं। सोर्स का मतलब एनर्जी को जनरेट करने वाले कौन कौन से सोर्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सोर्स का कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए सोर्स का। उसके बाद बात करेंगे विद्युत यंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन सी है हमारे पास,
उसके बाद है प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस किस तरीके से पॉसिबल है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है जो अदर एनर्जी है, दूसरी प्रकार की ऊर्जा है, उनको विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। जो करंट है हमारे पास उसके कौन कौन से इफेक्ट आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो ये कुछ बिंदु हैं आपके इस यूनिट में जिन पर हम आगे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा के सोर्स। तो सोर्स की अगर बात करें तो आपके सामने देखिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं विद्युत धारा के। एक होता है सेल, यानी सेल से हमें एनर्जी मिल सकती है, सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा है हमारे पास जनरेटर, जनरेटर के द्वारा भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दो तरीके के हमारे पास सोर्स हुए, पहला है सेल और दूसरा है जनरेटर या जनित्र। अब हम सेल की बात करें तो सेल हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो सेल होते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल, और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। अरे सर, देखिए प्राथमिक सेल उसे कहते हैं वे सेल जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सके। सीधा सा अर्थ है ऐसे सेल जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार में उपयोग में आ गए तो उनको फेंक दो या उनके केमिकल वापस से चेंज करो, तब जाके वो सेल काम में आ सकता है। तो ऐसे सेल जिन्हें केवल एक बार में उपयोग में लिया जा सकता है, दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते हैं, ऐसे सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं। हाँ जी। मैं सर ये कह रहा इसी था तरह कि से द्वितीय सेल की हो बात गया करें सेकेंडरी सेल, तो भी ऐसे सेल हैं जिनको आपने एक बार उपयोग में ले लिया, उसके बाद आप फिर से उसको चार्ज कर लीजिए, उसके बाद फिर से उपयोग में आ जाएंगे, फिर से चार्ज कर लीजिए, यानी कि ऐसा सेल जो पुनः बार बार में उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो सेल दो तरीके के हो गए हमारे पास, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। यहाँ तक कोई सोलर सेल, सर सोलर सेल हाँ। द्वितीयक सेल के अंतर्गत आ जाएगा ना? सोलर सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और लगातार कर रहा है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी सेल के अंदर रख सकते हैं उसे। प्राइमरी तो नहीं होगा सोलर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जनरेटर। तो जनरेटर ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक जनरेट करती हैं, उसको बनाती हैं, और ये दो तरह की होती हैं डिवाइस। एक तो होती है एसी करंट को बनाने वाले यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और दूसरी होती है डीसी करंट को बनाने वाले यानी कि दिष्ट धारा जनित्र। तो ये डिवाइस है जो जनरेटर वो दो तरीके के हो गए, एसी को क्रिएट करने वाले और डीसी को। तो ये हमारे सामने वो सोर्स हैं जो विद्युत धारा को बनाते हैं और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नहीं सर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास रासायनिक सेल है, जिसको हम बात करें प्राथमिक प्रकार के, और ये प्राथमिक प्रकार के सेल में उदाहरण है हमारे पास सबसे पहले लेक्लांसी सेल या शुष्क सेल। एग्जाम्पल है लेक्लांसी सेल या शुष्क सेल। अब इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, संरचना कैसी होती है उसको समझ लीजिए। आपके सामने डायग्राम है, जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे नजर करते जाइएगा। सबसे पहले ये येलो बैकग्राउंड है, इसमें देखिए एक ग्लास का, कांच का एक पात्र है, या ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये कांच का बड़ा सा पात्र ले लिया, उस पात्र के अंदर अमोनियम क्लोराइड का विलयन भर दिया। जो डार्क येलो है वो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो हमने पात्र लिया, पात्र के अंदर अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर लिया, तो उसके अंदर हमने एक जिंक की छड़ रख दी। यहां तक क्लियर है? हमने एक पात्र लिया, पात्र के अंदर अमोनियम क्लोराइड का विलयन भर लिया और उसमें एक जिंक की छड़ रख दी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगला आप देख रहे हैं जो राइट साइड में एक बर्तन लिया, एक ग्लास जैसा बर्तन लिया, सीधा ग्लास जैसा, जो पोरस है। पोरस का मतलब छिद्रित, जैसे मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे ही चीनी मिट्टी का या किसी भी मटेरियल का हम ऐसा बर्तन बना लेंगे जिसकी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। उसको, उस गिलास को हमने इस विलयन के अंदर रख दिया, अमोनियम क्लोराइड विलयन के अंदर रख दिया, और छिद्रित पात्र में हमने ये पोरस जो हमारे पास बर्तन है, इसमें हमने एक ग्रेफाइट की छड़ रख दी। जो काले रंग की आपको छड़ दिखाई दे रही है, ग्रेफाइट की छड़ है, ये रख दी। और इसके बर्तन के अंदर जो छिद्रित वाला है, इसमें हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड भर दिया, MnO2 का मिश्रण भर दिया। इस तरीके से हमारे पास एक सेल प्राप्त हुआ जिसको लेक्लांसी सेल कहते हैं। आप लोग देख लीजिए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सर इसमें वोल्टेज बनता है तब?
कि नहीं? हाँ बेटा बनेगा बनेगा, जब सेल बनाया तो वोल्टेज भी बनेगा, लेकिन तो सर ये वोल्टेज शुष्क बनेगा सेल कैसे कहा जा सकता है? कुछ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए पहले। अगर ये सर इसमें वोल्टेज बन रहा है तो सर इसे शुष्क सेल कैसे कर सकते हैं सर? क्यों शुष्क सेल कहेंगे तो वोल्टेज नहीं बनेगा? तो पूर्णतः तो नहीं बन सकता ना सर शुष्क सेल? शुष्क सेल में बेटा वोल्टेज नहीं होता क्या? सर होता है, वोल्टेज कितना हो सकता है सर? 1.5 वोल्टेज होता है बेटा, 5। 1.5? हाँ, ओके सर, 1 मिनट रुकिए सर, लिख लें। तो यहाँ पर हमने बात की कि इस तरीके से आपके लिए एक सेल क्रिएट हुआ, सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया, डायग्राम पूछा तो बना लोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं सॉल्व करता हुआ चलूं। नाइस सर, ये छड़ के ऊपर जो येलो कलर का लगा है इसे क्या कहेंगे? ये बेटा येलो कलर का इसीलिए लगा है, ये बोल्ट लगा दिया, बोल्ट, जिससे आप तार को अगर कस सके तो टाइटली बोल्ट में तार दब जाता है, तो कुछ नहीं है, वो हमने एक रॉड पे एक बोल्ट लगा दिया जिसके सहायता से हम तार को बांध सकें। सर इस पे माइनस चार्ज भी ये तो लगा हुआ है। माइनस चार्ज तो लगा नहीं है, वो माइनस चार्ज तो बनेगा, नेगेटिव चार्ज छड़ जब होगी, जब आप इसके अंदर केमिकल रिएक्शन लगाएंगे तब पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, वो लगता नहीं है। दरअसल वो केमिकल रिएक्शन जब इसके अंदर शुरू होते हैं तो एक रॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी रॉड है नेगेटिव हो जाएगी, तभी तो डीसी करंट हमें मिलेगा। हाँ जी तो सर। सर इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह पूर्णतः शुष्क सेल नहीं हो सकता सर? कौन सा वाला? जो लेकालन सेल है, हाँ हाँ, क्योंकि इसमें पाया जा रहा है 1.5, तो सर ये एक प्रकार से सर पूर्णतः शुष्क सेल नहीं हो सकता पूर्णतः सर? आपके साइड में वो शुष्क सेल मैंने बना रखा है। ओके सर। लेक्लांसे ने यही बनाया था। लेक्लांसे ने जो बनाया था वो तो ये था जिसको लेक्लांसे सेल कह रहे हैं। बाद में जब हमने देखा कि इसको कहीं हम लगा तो सकते ही नहीं, जैसे आप इसको रेडियो में लगा दो, कैसे लगा दो रेडियो में, तो फैल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो हमने इसको क्या किया, मॉडिफाइड करके इसको जो हमने इसके अंदर जो केमिकल लिए वो सेमी सॉलिड ले लिए और इसको पैक करके हमने एक ऐसा सेल बना लिया जिसको हम कहीं भी उठा पटक करके रख सके, उल्टा लगा दें सीधा लगा दें, कैसे भी रफली यूज कर सकें। तो वो जो हमने मॉडिफाइड किया उसको हमने ड्राई सेल नाम दिया। लेकिन लेक्लान से सेल तो लेक्लान से ही रहेगा हमेशा, उसको आप ड्राई सेल नहीं कह सकते। तो इसीलिए सेम चीज है दोनों, केवल जो ड्राई सेल है वो लेक्लान से सेल का मॉडिफाइड फॉर्म है। और मैंने स्क्रीन पे दोनों आपको डायग्राम दिए हैं, ड्राई सेल का भी डायग्राम है, लेक्लांसे का भी, आप देख पा रहे होंगे। दोनों के अंदर अगर कंपैरिजन मैं कराऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले आप लेक्लांसे सेल है उसका मैकेनिज्म समझ लें कैसे कार्य करता है, उसके बाद आते हैं हम शुष्क सेल पे, उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या क्या चीजें इसमें मॉडिफाइड की गई हैं। ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ शुष्क सेल पर ही। अभी आप इतना परेशान मत होइए शुष्क सेल को लेकर, उसके बाद आप चर्चा कीजिएगा जब मैं इसको डिस्कस कर लूँ। अभी हम लेक्लांसे सेल जैसे पढ़ रहे हैं तो लेक्लांसे सेल के अंदर क्या क्या है वो आप देख लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ शुष्क सेल पर। तो लेक्लांसे सेल की आपके स्ट्रक्चर को समझ लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे मैं मैकेनिज्म पर चल रहा हूँ, किस तरीके से शुष्क सेल कार्य करता है, कैसे इलेक्ट्रिक ये जनरेट करता है, उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है, इसके अंदर दो तरह के केमिकल भरे हुए हैं, एक तो MnO2 है और एक जिंक है। ये दोनों केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रेडॉक्स का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब वो जो पदार्थ है वो ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो कम क्रियाशील पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर रहा है। जब ऐसे दो पदार्थों को संपर्क में लाया जाता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे देता है और केमिकल रिएक्शन हो जाती है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहां तक की चीज समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अब देखिए कैसे होगी, तो हमारे पास हमने कहा था जिंक की छड़ है, ये जिंक की छड़ है जो अमोनियम क्लोराइड विलयन में रखी हुई है। ये जिंक की छड़ में से ये छड़ घुलेगी Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन? तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाँ, तो ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन?
ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है। तो ये देख लीजिए कि जिंक की छड़ पे तो ऑक्सीडेशन हो गया, और जो ग्रेफाइट की छड़ है जिसके संपर्क में MnO2 भरा हुआ है, वो MnO2 आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। MnO2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके MnOOH बनाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन। तो ग्रेफाइट की छड़ पर रिडक्शन हुआ और जिंक की छड़ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब आप बताएंगे कि नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा और पॉजिटिव चार्ज किस पर रहेगा, बताइए। पॉजिटिव चार्ज Zn पर रहेगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो नेगेटिव हो जाएगा वो। निकल गए तो नेगेटिव कैसे होगा बेटा, बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए सर Zn से। अरे सर तो निकलने के बाद तो पॉजिटिव रहना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन की सर कमी हो गई ना उसपे। तो कमी को तो पॉजिटिव कहते हैं। सर पॉजिटिव ही होगा इस पे। कुछ बच्चे नेगेटिव बता रहे हैं मुझे। आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होना चाहिए। ऐसे मत बोलो आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊं आप कहना क्या चाह रहे हो। पॉजिटिव होगा सर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो। होगा सर, वो भी सर ऐसे हाँ, होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए अब इसमें होता क्या है, एक्चुअल में पोजीशन देखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, यहाँ पर निकल रहा है Zn+2 निकल रहा है। वो छड़ है वो घुल रही है विलयन के अंदर, और Zn+2 निकलकर विलयन के अंदर जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं छड़ पर। Zn+2 तो इसमें से चला गया कहाँ? विलयन के अंदर चला गया, और अमोनियम जो आयन है उससे उसने कोई यौगिक बना लिया। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रह जाएंगे? छड़ पे चिपके हुए रह जाएंगे। तो छड़ इसीलिए नेगेटिव हो गई। क्लियर हुआ? छड़ नेगेटिव ही होगी, लेकिन क्यों होगी उस चीज को समझ लो। अब आपको क्लियर हुआ छड़ नेगेटिव कैसे हुई? किसी को डाउट हो तो पूछो मुझसे। सर एक बार और बता दो सर। समझ में नहीं आया सर। ये 2 Z+ आयन तभी तो बनेगा सर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। सर जो ऐसा ही आपने लिख रखा Zn+2 आयन लिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल ही तो रहे हैं, पॉजिटिव है तो। हाँ निकल गए, मैं यही कह रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले। वो इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए? वो चले गए छड़ पर। और ये जो जी सर। Zn+2 है ये कहाँ गया? ये चला गया विलयन में। हाँ जी सर। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है हाँ। अभी समझ। जिंक का जो परमाणु था वो जिंक की छड़ से अलग हुआ। जिंक की छड़ से अलग कैसे हुआ? वो ऐसे हो गया अलग कि वो Zn+2 बन गया, तो जिंक की छड़ से तो वो अलग हो गया। Zn+2 बनकर वो कहाँ चला गया? विलयन में चला गया। और वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ जाए? वो छड़ पे चिपके हुए रह जाते हैं। इसलिए जब छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जब छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव होते हैं तो छड़ भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग कि जो ग्रेफाइट की छड़ है वहां पर MnO2 रखा हुआ है। MnO2 का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो, तो वो किस पोजीशन में? इसका मतलब वो प्लस पोजीशन में। और जब प्लस आयन जब ग्रेफाइट की छड़ के संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला उपस्थित है इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। और उस आयन के कारण जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे 2 छड़ें बन जाती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सर MnO2 को जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है सर, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है उसके पास? वो Zn की छड़ से आ रहा है बेटा। अच्छा, तो सर ये NH4 पॉजिटिव ये भी तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना होगा। NH4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके नहीं, वो तो आयनीकृत हो जाता है। NH4 प्लस हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। वो तो आयनीकरण हो जाएगा विलयन के अंदर। जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एक छड़ पॉजिटिव हो गई, दूसरी छड़ नेगेटिव हो गई, ये आपने देख लिया। क्लियर यहाँ तक? यस सर। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कि जब एक सेल में 2 तरह के जब छड़ बन जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जब आप तार को जोड़ते हैं, जैसे तार जोड़ेंगे एक को, एक दूसरे को पॉजिटिव पे लगाते हैं दूसरे को नेगेटिव पे, और बीच में क्या होता है? बल्ब होता है। बल्ब होता है ना? हेलो? जी सर। तो वो
तार में होके जो इलेक्ट्रॉन है वो उस नेगेटिव छड़ से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव छड़ की ओर जाएंगे। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव हाँ, टू धारा की नेगेटिव। दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। ठीक है यहाँ तक? अब आप बताइए, जो नेगेटिव छड़ है उसे क्या कहेंगे, एनोड या कैथोड? कैथोड कहेंगे सर। नेगेटिव छड़ को क्या कहेंगे, कैथोड। और कैथोड। पॉजिटिव छड़ को एनोड। सभी सहमत हैं भाई? किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं? सर नेगेटिव को एनोड कहेंगे और पॉजिटिव को कैथोड कहेंगे। अभी आप देख लीजिए, आप लोग नेगेटिव को कैथोड कहेंगे, पॉजिटिव को एनोड। सर फिगर गलत है बेटा, ऋषि गलत है ये। नेगेटिव को एनोड कहेंगे सर, जिससे वो इसको भूल जाइए, इस चीज को कि पॉजिटिव को एनोड कहते हैं या नेगेटिव को एनोड कहते हैं, इसको भूल जाइए। आज एक नई डेफिनेशन आपको दे रहे हैं, आज आपको एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं, वही डिसाइड करेगी कोई छड़ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। उस डेफिनेशन को याद कर लीजिए अभी, उस डेफिनेशन को याद कर लीजिए अभी मैं बोल रहा हूँ। वह छड़ जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है, उस छड़ को एनोड कहते हैं। जिस छड़ पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। यस सर। ठीक है, अब ये समस्या हल हो गई। अब आप लोगों का कंफ्यूजन कहाँ था उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा देखा है, आप गलत नहीं हो। आपने ऐसा देखा है कि जहाँ पॉजिटिव लिखा था उसको एनोड लिखा हुआ आपने देखा है, मैं जानता हूँ, इसलिए आप गलत नहीं हो। लेकिन समस्या कहाँ है, वो समस्या को हल कर देते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सेल। सेल की अगर बात करें तो सेल दो तरीके के होते हैं। एक सेल है विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो सेल दो तरीके के, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ये जो दोनों सेल है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस तरीके से हमने कहा सेल दो तरीके के और दोनों एक दूसरे से अपोजिट। डेफिनेशन मेरी समझ में आई दोनों सेलों की, ये बताइए पहले। और आपको याद आया विद्युत अपघटनी सेल, उसमें करंट जोड़ते हैं, एक को प्लस सिरा लगा देते हैं, दूसरे पे बैटरी का नेगेटिव जोड़ देते हैं, उसमें करंट लगाते हैं और इस सेल से करंट प्राप्त करते हैं। तो दोनों अपोजिट हो गए। इस सेल में जिसको हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और उस सेल में जो आपने पढ़ा था कभी, उसमें विद्युत ऊर्जा के द्वारा रसायन बनाए गए थे। तो अपोजिट हो गए। अब अपोजिट हो गए तो वहां पर आप देखना, चेक करना वहां पर, जिसको आपने पहले कभी पढ़ा है कि जहां पर आप एनोड कह रहे हैं वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव छड़ वहां एनोड है, क्योंकि वहां ऑक्सीकरण हो रहा है उस छड़ पर। जिसको आप वहां पर पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव वहां एनोड था और नेगेटिव को वहां कैथोड कहा था, तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए वहां पर नेगेटिव छड़ को कैथोड कह दिया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां एनोड, या रिडक्शन होगा वहां कैथोड, चाहे सेल कोई सा भी हो। सेल चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो या विद्युत अपघटनी सेल हो। जो बातें मैंने कही है इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए मुझे। हाँ जी बताएं। नहीं है सर कोई कंफ्यूजन। सब ओके, आगे चले बेटा फिर। यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि एक सेल पे ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे सेल पे रिडक्शन हुआ। इस तरीके से जब हम वायर को जोड़ते हैं, दोनों छड़ों को आपस में जोड़ा जाता है, तो एक छड़ से इलेक्ट्रॉन दूसरी छड़ की ओर जाने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे इसका मतलब आवेश का फ्लो हो गया, और आवेश का फ्लो हो गया इसका मतलब हमें करंट प्राप्त हो गया। इस तरीके से एक सेल द्वारा हमें करंट प्राप्त हो जाता है। क्लियर? हाँ जी बताएं, फिर आगे चलें। उसके बाद दूसरा है जिसकी बात कर रहे हैं, शुष्क सेल आपके सामने है। शुष्क सेल सेम है,
जिंक का पूरा हमने खोल बना दिया, जिंक का एक खोल बना दिया, और उसके अंदर अब हमने वो सारे पेस्ट जो इसके अंदर भरे थे वो भर दिए। तो इसके अंदर वो लिक्विड था, जैसे अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर लिक्विड था, इसके अंदर किस फॉर्म में है? पेस्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर NH4Cl प्लस MnO2 का पाउडर, पहले MnO2 भर देते हैं ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का भर दिया जाता है, और इस पूरे सिस्टम को एक जिंक के पात्र में बंद कर दिया जाता है। तो जिंक का पात्र यहाँ पर जिंक की छड़ का काम करेगा, और बाकी सारे केमिकल वही हैं। इसके अंदर भी वो रिएक्शन स्टार्ट होने लगेगी। अब यहाँ पर सेल के अंदर, शुष्क सेल के अंदर कौन सा सिरा नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव? तो नेगेटिव तो वही होगा जो जिंक का खोल है, आप खोल पर कहीं भी तार लगा दी वो नेगेटिव की भांति कार्य करेगा, और पॉजिटिव वही रहेगा जो ग्रेफाइट की छड़ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरीके से सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है सेम होंगी, और ये सेल, शुष्क सेल हमारे पास बनकर तैयार हुआ। कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ जी बताएं, मुझे फीडबैक दें, फिर आगे चलें। नहीं चलो सर। फिर आगे। नहीं सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास पहला प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल, जिसको हमने लेक्लांसिस सेल और शुष्क सेल। अच्छा, दोनों को अलग अलग ही आप लोग नजर रखिएगा। जब लेक्लांसिस सेल पूछे तो आप शुष्क सेल बना के मत आइएगा। लेक्लांसिस सेल पूछे तो आप शुष्क सेल मत बनाइएगा, भले ही वो सेम कार्य करते हैं, सेम प्रिंसिपल है दोनों के, लेकिन जब लेक्लांसिस सेल पूछे तो आप लेक्लांसिस बनाइएगा। शुष्क सेल की बात करें जब आप शुष्क सेल बना के आइएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास वोल्टीय सेल, और वोल्टीय सेल के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसको डेनियल सेल भी कहते हैं, डेनियल ने बनाया था। इस सेल के अंदर आप लोग देखिए, पहले मैंने जो बातें कही थी कि जिस पे रिडक्शन हो रहा होता है वो पॉजिटिव कहलाती है, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो नेगेटिव कहलाती है। तो ऐसे सेलों का जो कॉन्सेप्ट है वो वोल्टा ने दिया था, इसलिए इन सेलों को, इन सभी सेलों को वोल्टीय सेल कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऐसे सभी सेल क्या कहलाते हैं? वोल्टीय सेल। तो ये जो हमारा लेक्लांसिस सेल था ये भी वोल्टीय सेल था, डेनियल सेल है ये भी हमारा वोल्टीय सेल है। डेनियल सेल के अंदर क्या व्यवस्था करते हैं वो आप लोग देख लीजिए एक बार। तो डेनियल सेल के अंदर हमने 2 बीकर ले लिए, और दोनों बीकर को अंदर हमने देखिए विलयन भर दिया है। एक जो बीकर है जो डार्क ब्लू है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और जो थोड़ा सा लाइट है पानी जैसा है ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। दोनों के अंदर हमने विलयन भर दिए। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर हमने कॉपर की छड़ डाल दी, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर हमने जिंक की छड़ डाल दी। दोनों के अंदर हमने छड़ रख दी, और अब हमने क्या किया है, दोनों छड़ों को बल्ब की सहायता से जोड़ दिया। तो आपको पता है जैसे छड़ जुड़ेगी तो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील है, इस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो छड़ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन तार के सहायता से कहाँ जाएंगे? कॉपर तक। कॉपर में आप देख रहे हैं कि जो विलयन के अंदर CuSO4 जो विलयन है उसमें से Cu+2 आयन निकलकर उस छड़ पर जाके जमा होंगे, और वहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर धातु में रूपांतरित हो जाए। तो कॉपर की छड़ पॉजिटिव हो गई, जिंक की छड़ नेगेटिव हो गई, यानी यहाँ पर जिंक एनोड है, कॉपर है वो कैथोड है। तो इस तरीके से ये करंट फ्लो होने लगता है। सर ये कन्वर्ट करता है क्या सर? किसको बेटा? सर ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक। बेटा सभी सेल अभी ऊपर पढ़ा था उसके अंदर भी यही था कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट है, ये भी यही करेगा। जिसको हम विद्युत रासायनिक सेल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं वो सभी सेल एक ही काम तो करते हैं, केमिकल्स जो होते हैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन तो हो ही रहा है सेल के द्वारा। ओके सर, सेम प्रोसेस है। सेम ही है, जब विद्युत रासायनिक सेल है तो सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ओके सर। अब देखिए यहाँ तक की बात तो हो गई कि भैया हमें करंट मिल गया। अब इस सेल के अंदर एक समस्या क्रिएट हो जाती है। समस्या ये होती है इस सेल के अंदर कि यहाँ पर जो Zn+2 आयन बने, Zn+2, ये आयन जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे विलयन के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने फ्री किए उन इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा? आकर्षण महसूस करने लगते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बांधने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर जा रहे तो उनको जाने को रोक देते हैं।
जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब। इसी तरह बात करें तो जो सल्फेट है ना SO4, इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब विलयन के अंदर। तो जो कॉपर आयन छड़ पे जा रहे थे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, उन कॉपर आयन को बांध लेते हैं सल्फेट। तो कुछ समय बाद सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो धीरे धीरे करके रुकने लगता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने इस सेल में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है। जो आप देख रहे हैं यू आकार की ट्यूब लगी हुई है, दोनों बीकर्स को वो जोड़े हुए हैं। तो ये हमने लगा दिया है उस समस्या को हल करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताई। इस ट्यूब का रोल क्या है, इसके अंदर हम भर देते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या काम करेगा कि जिस तरफ धनायन की संख्या बढ़ रही है उस तरफ तो सल्फेट चले जाएंगे, और जिस ओर ऋणायन की संख्या बढ़ रही है उधर क्या चले जाएंगे, सोडियम। तो वो ऋणायन और धनायन को उदासीन कर देते हैं। जब धनायन ऋणायन उदासीन हो जाएंगे तो जो सर्कुलेशन चल रहा था वो फ्लो में आ जाता है, और फ्लो के में आने के बाद करंट है वो कंटिन्यू हमें मिलता रहता है। तो बीच में जो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट इसीलिए कह रहे हैं, ब्रिज इसीलिए कह रहे हैं, दोनों बीकर्स को जोड़ रहा है इसलिए तो ब्रिज, और सॉल्ट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर लवण भरा हुआ है, धनायन ऋणायन से बना हुआ लवण भरा हुआ है, इसलिए इस पूरे का नाम सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज की भूमिका ये होती है कि दोनों बीकर के अंदर आवेश संतुलन को बनाए रखता है, आवेश से ज्यादा डिसबैलेंस नहीं होने देता। जिस ओर धनायन की अधिकता होती है उस ओर ऋणायन भेज देता है, और जिस ओर ऋणायन की अधिकता होती है उस ओर धनायन भेज देता है। तो आवेश संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। ठीक है क्या यहाँ तक? जी सर। अच्छा बेटा, अब तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम हो No, तुरंत sir. बिना झिझक के बिना संकोच के आप लोग पूछ लिया करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आपसे मैं दूर बैठा हूँ, आपका फेस रीडिंग नहीं कर पाता तो मुझे आइडिया नहीं लगता किसको समझ में आया कौन चुपचाप बैठा है। क्लास में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन इतना दूर बैठ के पता नहीं चल पाता। तो आप लोग तुरंत अपनी चिंता करते हुए अपना सवाल पूछ लें। ठीक, सर। अगर आपका क्लियर हो तो मैं आगे चलूं नेक्स्ट स्लाइड पर। सर ये प्राथमिक सेल में ही आता होगा सर प्राथमिक सेल में आप क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। ये प्राथमिक सेल में ही आता है डेनियल सेल। बेटा फोन को पास में रखो, आवाज नहीं आ रही। ये कह रहे हैं सर ये डेनियल सेल जो है सर प्राथमिक सेल में ही आता है। आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर से। हेलो, हाँ बोले अब। सर कह रहे हैं ये जो गोल्डी सेल है ये प्राथमिक सेल में ही आता है। ये हाँ, ये जो पढ़ रहे हैं ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल है। ऊपर जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बनाया उसके अंदर मैंने क्लासिफाइड किया है, आपने देखा नहीं शायद? ये लैटियंस सेल और जो हमारे पास ये डेनियल सेल है, ये दोनों प्राथमिक सेल है। इनका केमिकल खत्म हो गया तो इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। चार्ज नहीं कर ऊपर से है ना कंसंट्रेट रह के पढ़ा करो, उसको देखा करो, लिंक को बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि ऊपर पढ़ा दिया वो भूल गया और आगे अब चलते जा रहे हम लोग। तो आप लोग पेन कॉपी रख के थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठिए। ऊपर की चीजें आगे आती है, कंटिन्यू होता है, पहले ऊपर का समझ में आएगा तब नीचे की चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएगी। ठीक है, आगे चला फिर। जी सर। उसके बाद बात करते हैं, तो ये तो प्राइमरी सेल हो गया। वो एक सेकेंडरी सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सेकेंडरी सेल है ये सीसा संचायक सेल, और सीसा संचायक सेल को अगर हम देखते हैं सर तो इसके अंदर दो प्लेट लगा, इसमें आवाज आ रही है बहुत, हवा की। आवाज आ रही है? फैन की आवाज आ रही है आपको? हिमांशु किसकी आवाज आ रही है? अब सही है सर, अब सही है, बंद कर दो। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे इसके अंदर भी दो हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दो छड़ ले लेते हैं। एक छड़ है वो पीवी की, लेड की बनी हुई है, और दूसरी छड़ है वो PbO2। PbO2 को हम लिथार्ज कहते हैं, लिथार्ज। तो दो छड़ हमने ले ली, एक ले लिया हमने लेड की, लेड स्पंजी लेड ले लिया, और दूसरी छड़ है वो हमारे पास है लिथार्ज यानी PbO2 की। दोनों छड़ों को हमने रख दिया एक बर्तन में, और उसमें भर दिया विद्युत अपघट्य H2SO4। ये इसके अंदर हमने डाल दिया। जैसे ही हम दोनों छड़ों को आपस में जोड़ते हैं, सर्किट जब बनाते हैं तार के द्वारा इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं,
तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? वो होती है सबसे पहले जो लेड है वो HSO4 नेगेटिव, देखिए H2SO4 डाला था, जब उसका आयनीकरण होगा तो एक तो H पॉजिटिव बनेगा, दूसरा HSO4 नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर उसका आयनीकरण हुआ, आयनीकरण से H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव बना। ये जो HSO4 नेगेटिव है ये जैसे ही लेड के संपर्क में आता है, Pb के संपर्क में आता है, वैसे ही Pb का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी बन जाएगा Pb+2 और Pb+2 SO4-2 से क्रिया करके PbSO4 बना देगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होंगे, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? इसलिए हुआ क्योंकि जो Pb था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? Pb+2 के अंदर। Pb+2+2 इलेक्ट्रॉन, और Pb+2 जब HSO4 से क्रिया करेगा तो PbSO4 प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है इस छड़ पर। तो जो लेड वाली छड़ है वो क्या कहलाएगी? एनोड या कैथोड? एनोड। लेड वाली छड़ है वो एनोड कहलाएगी, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज होगी, ऋणावेशित हो जाएगी और एनोड कहलाएगी। उसके बाद दूसरी छड़ की बात करते हैं। तो दूसरी छड़ पे हम देख रहे हैं PbO2 है, मैंने कहा था लिथार्ज होता है। इस PbO2 के संपर्क में HSO4 नेगेटिव H+ आयन आते हैं, और जब दूसरी छड़ के इलेक्ट्रॉन जब घूम के आएंगे इसको मिलेंगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये क्रिया करके बना लेता है PbSO4 प्लस H2O। तो जब सेल को काम में लेते हैं, काम में लेते समय इसके अंदर ये दोनों रिएक्शन अलग अलग क्षणों पर संपन्न होती है, दोनों रिएक्शन अलग अलग क्षणों पर संपन्न होती हैं, जिसके अंदर हमने क्या देखा है? यह देखा है कि एक क्षण पर ऑक्सीकरण हुआ, दूसरी क्षण पर अपचयन हुआ। तो जब सेल को काम में ले रहे हैं, जब उसमें से एनर्जी को ले रहे हैं, तब जाके ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं जल का निर्माण हो रहा है। जब सेल को उपयोग में ले रहे हैं तो जल बन रहा है, जल बन रहा है, इस कारण वो जो विलयन होगा इसके अंदर जो भरा था विद्युत अपघट्य वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। भाई पानी की मात्रा बढ़ेगी तो कैसा हो जाएगा? तनु विलयन हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो विद्युत अपघट्य इसकी डेंसिटी घट जाती है। जब सेल को हम यूज में लेते हैं तब सेल के विद्युत अपघट्य का घनत्व है वो कम हो जाता है। ठीक है, कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि जब शीतल संचयक सेल को उपयोग में लेते हैं तब उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत अपघट्य का जो घनत्व है वो घट जाता है, क्योंकि विलयन है वो कैसा हो जाएगा? पतला। पतला होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी? कम। ठीक है यहाँ तक? जी सर। अब क्या करेंगे आप? आपने देख लिया कि एक छड़ इसके अंदर नेगेटिव हो गई, दूसरी छड़ पॉजिटिव हो गई, ये आपने चेक कर लिया। चेक कर लिया आपने, अपने डिवाइस चला लिया और आपको पता चल गया कि एक छड़ नेगेटिव है, दूसरी छड़ पॉजिटिव है। अब आप इसको चार्ज करेंगे। जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? चार्ज। चार्ज कैसे करते हैं? नेगेटिव पे आप नेगेटिव जोड़ दीजिए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव करंट लगा दिए, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने लगेंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो किस छड़ को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? जो नेगेटिव वाली छड़ है वो इलेक्ट्रॉन देगी। तो जैसे ही नेगेटिव छड़ को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वैसे ही ऊपर वाली रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। उल्टी देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती है। जैसे ही आप इस पे नेगेटिव छड़ लगाएंगे, जो आपने चार्ज जिससे कर रहे हो, चार्ज करने की जब इसमें मशीन लगाते हैं तो जैसे ही नेगेटिव छड़ लगाएंगे तो नेगेटिव छड़ से इसको क्या मिलेंगे? इस छड़ को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो ऊपर वाली अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी। उल्टा कर दोगे ना, PbSO4 प्लस H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? Pb प्लस HSO4 नेगेटिव। क्लियर हुआ क्या? जी सर। हाँ जी बताएं, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए, आप लोगों का फीडबैक नहीं आ रहा, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, एक छड़ तो नेगेटिव लगाई थी, दूसरी छड़ आपने पॉजिटिव लगाई। पॉजिटिव क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को खींचती है। तो जैसे ही पॉजिटिव छड़ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, नीचे वाली अभिक्रिया भी उल्टी चालू हो जाएगी।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, देगी इलेक्ट्रॉन जब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, तो नीचे वाली जो रिएक्शन है वो उल्टी होगी। उल्टी होने का मतलब है PbSO4 प्लस H2O दोनों संपर्क में आते हैं और ये बना लेगा PbO2 प्लस H प्लस आयन प्लस HSO4 नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन हम पॉजिटिव वाले क्षण को दे देंगे। तो इस तरीके से ये जो आगे होने वाली अभिक्रियाएं थी जिसको हम काम में ले रहे थे, जब उसको चार्ज में करते हैं तो ये रिवर्स हो जाती है, यानी कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के कारण इस सेल को हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। यानी जब हमने सेल को उपयोग में लिया था उस समय जो रसायन थे वो चार्ज करते समय पुनः उसी अवस्था में आ गए, तो उसी अवस्था में आ गए तो हम फिर से इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हम सीसा संचयक सेल को काम में लेंगे, फिर वो जब डिस्चार्ज हो जाएगा उसको फिर से चार्ज कर लेंगे तो फिर से काम में लेंगे, तो बार बार इसको हम चार्ज करके काम में ले सकते हैं। इसीलिए इसको हम सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल कह रहे हैं। यहां तक की चीज क्लियर है भाई? जी सर। सर उसके बाद ये सीसा संचायक सेल सर, हाँ जी, ये सीसा संचायक सेल सर हमेशा के लिए यूज में कब बाहर हो जाएगा सर? हमेशा के लिए मतलब यूज में बाहर बेकार। जब हो जाएगा बेटा, जब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये यहाँ पर पदार्थ इतना ज्यादा जमा हो जाता है बार बार उपयोग में लेने के बाद, बार बार उपयोग में लेने के बाद, कि ये पदार्थ पुनः रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं आता। जब रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं आएगा तो फिर इसको उपयोग से हम बाहर करते हैं। क्रिया करते करते पदार्थ है वो, देखिए आपने जब पदार्थ को एक बार उपयोग में लिया तो वो 99% है वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हुआ, 100% नहीं होता, 1% कुछ परसेंट पदार्थ है वो उसी अवस्था में रह जाता है। तो धीरे धीरे करके सेल की कैपेसिटी कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब पूरा का पूरा पदार्थ ही अपनी अवस्था में रह जाता है, वो अपनी अवस्था को नहीं बदलता, तब हम कह देते हैं कि सेल को अब हम उपयोग में नहीं ले सकते। हमने रिएक्शन आगे चलाई, जब हम पीछे ले गए रिएक्शन को तो 100% रिवर्स नहीं होती, हो सकता है वो फर्स्ट टाइम में 99.9% रिवर्स हो जाए। तो धीरे धीरे करके जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होती है। जब धीरे धीरे कम होगी तो पदार्थ जमा होते रहेंगे और एक समय पर वो रिवर्सिबल रिएक्शन खत्म हो जाती है। उस टाइम पे हम कह देंगे कि अब सेल को हम उपयोग से बाहर कर रहे हैं। लेकिन इसके जो पदार्थ हैं वो बेकार नहीं होते, लेड लेड ही रहेगा, लिथार्ज लिथार्ज ही रहेगा। इसीलिए जो डिस्चार्ज बैटरी है वो 80 रुपए पर केजी में वापस हो जाती है। तो ये जो है वो लेड को वापस से निकाल के पुनः प्लेट बना दी जाती है, पुनः स्पंजी कर दिया जाता है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा स्पंजी होता है, जब पदार्थ बार बार जमा होगा तो उसकी जो स्पंजनेस है वो भी खत्म होती है, तो इसको फिर से रिसाइकिल करके वापस उसी अवस्था में लेके नई बैटरी के रूप में हमारे पास आ जाए। ठीक है जी, ओके सर। तो ये हमारे पास दूसरा सेल हो गया जिसको सीसा संचयक सेल कहते हैं। यानी आज हमने दोनों तरह के सेल का अध्ययन कर लिया, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। उसके बाद बात करते हैं कुछ पेंसिल सेल जो आते हैं। पेंसिल सेल जो आते हैं वो भी कैसे हैं, उनको भी आजकल चार्ज किया जा सकता है, यानी उसके अंदर भी ऐसे केमिकल हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन में आते हैं। पेंसिल सेल का मतलब शुष्क सेल नहीं, आप पेंसिल सेल को ड्राई सेल की फॉर्म में ना लें। पेंसिल सेल कह रहा हूं मतलब पेंसिल जैसी आकृति वाले सेल है ना, वो सर जो डिजिटल चार्जेबल कैमरा में लगते हैं वो? हाँ, किसी में भी यूज में ले सकते हैं, डिजिटल कैमरा में ले सकते हैं, डाइट के अंदर जो माइक है उसके सेल है, वो भी पेंसिल सेल है लेकिन चार्जेबल है। इनवी कंपनी के आते हैं वो? हाँ, किसी अलग अलग कंपनियों के बनाते हैं, लेकिन वो चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब वो सेकेंडरी सेल है। ठीक, वो ड्राई सेल नहीं है, ड्राई सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता। ड्राई सेल की रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, वो रिएक्शन ऐसी है जो एक डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए उस सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद बात करते हैं जो दूसरा सोर्स है वो है हमारे पास जनरेटर। और जनरेटर हमारे पास दो तरीके के हैं, एक तो है एसी जनरेटर और दूसरा है डीसी जनरेटर। चर्चा आज करोगे कि कल, ये डिसाइड कर लो। आज करो तो लंबा टाइम दे दो, क्योंकि